पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं देवाराम जानी आपको हमेशा की तरह रेगुलर जो ओल्ड पेपर लेके आ रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज 24 फरवरी 2019 का नेवी का जो सेकंड पारी में जो पेपर आया था उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। 24 फरवरी 2019 का जो प्रथम पारी का पेपर था उसका विश्लेषण अपन ने पिछले वीडियो में कर दिया था। इसमें देखिए, पिछली बार तो आपके देशों के राजधानी के संदर्भ में क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन आपके आया था दादरा नगर हवेली की राजधानी, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी। अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों में मैंने आपको बताया भी था उस समय भी कि भारत जैसे ये वाला पोर्शन, इसमें सब आपको लोकेशन के तहत मैंने आपको बताया था कि कौन से राज्य कौन से सीमा बनाते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ राज्य आता है आपके गुजरात और यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ पर बॉर्डर पर एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जिसका नाम है दादरा नगर हवेली। ध्यान रखना, वर्तमान समय में थोड़ा बदलाव हो गया है। यहाँ दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को ही जोड़ दिया गया है। अब इन दोनों का ही केंद्र शासित प्रदेश एक ही हो गया है। पहले केंद्र शासित प्रदेश जहां 9 थे, वर्तमान में ये जुड़ने के बाद में कितने हो गए? 8। तो उस समय का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उस समय दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या थी? सिलवासा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि दादरा नगर हवेली की, देखिए प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की आपको राजधानी ध्यान होनी ही चाहिए। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में तो राजधानी लगभग सभी की एक ही है, कुछ की चेंज है। जैसे दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। इसी तरह आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे आता है आपके लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप की राजधानी, ये जो द्वीप के रूप में फैला हुआ है, यहाँ इसकी राजधानी है कवारती। और इसके अलावा यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में जो फैला हुआ है उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इन के अलावा किसी की राजधानी अलग नहीं है। जैसे दमन दीव की राजधानी दमन, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी दिल्ली। लेकिन वर्तमान में ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर जब राज्य था उस समय इसकी 2 राजधानियां थी, एक श्रीनगर और एक थी जम्मू। जम्मू सर्दियों में थी, विंटर में, श्रीनगर समर में थी। अब आपको ऐसे याद नहीं रहता तो एस से एस पकड़ लो। समर श्रीनगर की राजधानी थी और विंटर में जम्मू थी। और जो अभी वर्तमान में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, उस लद्दाख की राजधानी है लेह। तो ये सभी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र शासित, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश और इसके अलावा जो ये 7 सिस्टर है इधर वाले, ज्यादातर अभी तक जो राजधानियां पूछी जाती है वो इधर वाले की ही पूछी जाती है। क्योंकि आपको भोपाल तो आप सीधा समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, गांधीनगर सीधा आपके गुजरात आएगा, जयपुर सीधा राजस्थान आएगा। लेकिन जिसकी राजधानी थोड़ा सा अजीब नाम दिखेगा उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहता है। इधर वाले राज्यों के जो लोग होते हैं उनको ये वाली याद नहीं रहती, लेकिन यहाँ वाले राज्यों के जो लोग हैं उनको उधर वाली याद नहीं रहती। तो थोड़ा इनका आपको अच्छे से याद रखना। जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, इसी तरह मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग और असम की दिसपुर। ये आपको थोड़ा अच्छे से राजधानियां ध्यान होनी चाहिए। इसी तरह सिक्किम की गंगटोक। वैसे ये 7 सिस्टर में तो शामिल नहीं है, फिर भी उधर वाले राज्यों के थोड़े नाम आपको अजीब लगते हैं और अजीब नाम से याद भी नहीं होती। वर्तमान में एक राजधानी से संबंधित ये भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अभी तो राजधानी एक ही, दोनों की अभी तो हैदराबाद है। लेकिन उसके बाद में किसकी राजधानी चेंज होगी ये भी ध्यान रखना। अभी तो दोनों की राजधानी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे है, सिकंदराबाद और हैदराबाद जॉइंट नगर।
इसी तरह तो आंध्र प्रदेश की राजधानी चेंज होगी या तेलंगाना, तो ये थोड़ा आपको जानकारी में रखना है कि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती, ना कि तेलंगाना की होगी। ऐसे नहीं कि नया राज्य तेलंगाना बना है तो उसकी राजधानी अमरावती होगी, नहीं, अमरावती राजधानी आंध्र प्रदेश की होगी और तेलंगाना की हमेशा के लिए हैदराबाद रहेगी। इसमें दिक्कत ये आई कि जो हैदराबाद है वो अंदर वाले आपके तेलंगाना वाले भाग में पड़ता है, इसलिए वहां राजधानी, वहां सब विधानसभा और जो भी राजधानी में कार्यालय होते हैं वो सभी कार्यालय बने हुए हैं, तो उसको नया सिरे से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी रख दिया और अमरावती के लिए 27-28 गांव खाली करवा के उसको एक नियोजित नगर के रूप में अमरावती बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, भारत का ये तीसरा नियोजित नगर है, ऐसे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे भारत का पहला नियोजित नगर है चंडीगढ़ और दूसरा आपके नियोजित नगर है जयपुर और ये तीसरा ही नियोजित नगर है, तीसरा ही आपके नियोजित नगर है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना कि भारत का पहला चंडीगढ़, दूसरा जयपुर और तीसरा नियोजित नगर अमरावती है, जो कि 2 जून 2024 को बनकर तैयार होगा और 2 जून 2024 के बाद में ही इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। तब तक तो इसकी राजधानी हैदराबाद ही रहने वाली है। अगला देखिए क्वेश्चन आपके क्या आया कि काली मिट्टी कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, दक्कन के पठार। अब दक्कन का पठार कहां है, आप देखोगे तो दक्कन का पठार भारत के जो दक्षिणी में राज्य स्थित है, लगभग दक्षिण से थोड़ा सा इस तरफ, जैसे ही इसमें गुजरात भी आता है थोड़ा भाग महाराष्ट्र का, और इस आपके एमपी और राजस्थान का जो झालावाड़, कोटा, बारा, जो कोटा संभाग वाला जिला है वह, और इसके अलावा आपके ये तेलंगाना वाला भाग भी, महाराष्ट्र वाला भाग भी, और थोड़ा सा वैसे देखो तो छत्तीसगढ़ का भी नीचे वाला भाग, आंध्र प्रदेश का भी थोड़ा सा भाग। तो इस क्षेत्र में आपके क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से अगर राज्य देखें तो उसमें गुजरात और आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आता है, तो और कर्नाटक। तो ऐसे आपके राज्यों के आधार पर पूछा था, यही दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्कन के पठार का ही ऊपर वाला भाग मालवा का पठार, ये ध्यान रखना ज्वालामुखी से तैयार हुए। ये पठार कैसे बने हैं, ज्वालामुखी पठार है, और जो ज्वालामुखी पठार होते हैं उसमें काली मिट्टी पाई जाती है बेसाल्ट के कारण। तो ये जो काली मिट्टी है, इसी काली मिट्टी में कपास, ये काली है ना, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कपास की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है और इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये काली मिट्टी या इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़, कपासी, काली, ये सभी एक ही नाम है और बिना जुताई के ये खेती होती है। मतलब जैसे आप देखोगे तो जहां काली मिट्टी पाई जाती है, बारिश के बाद में इसमें दरारें आ जाती, तो ये जुताई हो जाती है अपने आप। अगला आपके क्वेश्चन आपके आया था, जैसे देखो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और कर्नाटक मुख्य राज्य है। अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन, अब ये तो क्वेश्चन तो ऐसे आया था कि काली मिट्टी निम्न में से कौन से राज्य में नहीं पाई जाती, तो अब थोड़ी बहुत भी पाई जाती है उस वाले राज्य का तो ऑप्शन होगा नहीं। तो ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कोई राज्यों का नाम होगा, तो उसमें आप वैसे सीधा निकाल सकते हो, क्योंकि दक्षिणी भारत में ये लगभग आपके महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश और कर्नाटक वाले भाग में आपके काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आप ऐसे सीधा ही लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म। अब देखिए, पहले ये ब्रिक था लेकिन अब ब्रिक्स हो गए, यानी नया देश जुड़ गया। अब इस देशों के नाम से ही, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, सबसे बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। पहले ये 4 देशों का ही संगठन था ब्रिक, और उस ब्रिक को ही फिर आगे क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया। अब इस ब्रिक्स का देखोगे तो ये ब्राजील देश, ये जो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ देश है उसका नाम है ब्राजील। ये जो बड़ा सा देश है ये है आपके रूस। अब इस रूस के यहाँ पे एक यूराल पर्वत चलता है। इस यूराल पर्वत के इस तरफ वाला तो भाग है एशिया में और इधर वाला है यूरोप में। लेकिन ये रसिया जो ब्रिक्स का आपके सदस्य देश है। इसके अलावा
ये वाला अपना प्यारा इंडिया, और यहाँ पर जो भारत का पड़ोसी चाइना है भी इसका पार्टनर ब्रिक्स में, और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का देश है दक्षिण अफ्रीका। तो एक तो ये ब्राजील, ये दक्षिण अफ्रीका, ये इंडिया, ये चाइना और ये रसिया। तो ये आपके देश है, ब्रिक्स के देश है। तो आपको ब्रिक्स के देश अगर आप वर्ल्ड के मैप में या इंडिया के मैप में अगर लोकेशन से देखोगे तो आपके सीधा समझ में आ जाएगा। इस कारण से हमेशा आपके टेबल के पास में वर्ल्ड का और इंडिया का मैप होना चाहिए, और हो सके तो वो कोरा रखना चाहिए, उसमें राज्य लिखे हुए नहीं होने चाहिए, देश लिखे हुए नहीं होने चाहिए। आपके दिमाग में वो सभी याद रहनी चाहिए कि यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, यहाँ कनाडा है, यहाँ अलास्का है, यहाँ मैक्सिको है। थोड़ा 2-4 बार अगर आप देख के एक बार देख लोगे तो आपके सीधा समझ में आ जाएगा कि ये ग्रीनलैंड है, ये इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो 1-2 बार लोकेशन में देखने पर आपके सीधा समझ में आ जाएगा। जैसे अभी अर्जेंटीना की राजधानी आई थी ब्यूनस आयर्स, ऐसे कैसे नीदरलैंड की राजधानी मुद्रा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अगर आप उस देश के लोकेशन से देखोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अगला क्वेश्चन आया था कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस कारण से किया। ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भारत पर जब 1857 की क्रांति होने के बाद में बहुत उग्र हो गए, फिर आपके स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आपके वापस लौटे थे इंडिया की तरफ, तो उसके बाद में उन्होंने आंदोलनों में शुरू कर दिए थे। जैसे आप देखोगे तो चंपारण आंदोलन किए, खेड़ा आंदोलन किए, अहमदाबाद आंदोलन नील मजदूरों के लिए किए। तो इस प्रकार से आंदोलन में कर रहे थे, और उनका जो आंदोलन करते थे वो सत्य के साथ आग्रह करते थे, सत्य प्लस अहिंसा से गांधी जी करते थे। वैसे आपके हिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, गांधी जी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गांधी जी से संबंधित सवाल नहीं आता। तो गांधी जी को अच्छे से याद कर लेना। और उसने एक रॉलेट एक्ट 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसको काला कानून कहा जाता है, बिना वकील बिना दलील के जो ऐसा कानून था जिसमें कोई वकील की जरूरत नहीं थी, ना कोई दलील की। अब क्या है कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, कोई भी बिना गलती के भी किसी को भी कुछ शक लगता था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध गलत कार्य कर रहा है तो उसको सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। उसके पीछे कोई वकील दलील की कहीं पे भी आपके अपील की जरूरत नहीं रहती। तो ऐसा कानून जिसकी अपील दलील या वकील की जरूरत नहीं हो, वही कानून रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट के कारण ही सत्याग्रह आंदोलन किया था गांधी जी ने 1919 में। अगला आपके क्वेश्चन आपके आया था, एक संजय बारू ने बुक लिखी थी मनमोहन सिंह पर, और उस बुक का नाम पूछा था। तो उस बुक का नाम क्या था? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक, जो कि मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी से पहले जो प्रधानमंत्री थे, उनका ऊपर लिखी गई थी और संजय बारू ने लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी जैसे नरेंद्र मोदी पर अभी फिल्म बनी है, किसने बनाई, कौन उसका निर्देशक है, उसमें कौन नरेंद्र मोदी का रोल कर रहा है, तो ये सब आपको जानकारी में रहना चाहिए। जो भी और जो भी अभी वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उनके बारे में तो अच्छे से बुकें ध्यान होनी चाहिए। वैसे ही ये क्वेश्चन आपके मनमोहन सिंह से संबंधित आया। मनमोहन सिंह के बारे में एक बात और भी ध्यान रखना, मनमोहन सिंह वर्तमान में तो प्रधानमंत्री है, लेकिन राव, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस समय आपके मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो उस समय मनमोहन राव मॉडल लेके आए थे, और वो मॉडल 1919 में लेके आए थे। 1919 में आपके एलपीजी शुरू हुआ था। ये आपके एलपीजी गैस वाली नहीं है, ये इसका मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और आपके वैश्वीकरण। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह ही थे, और उनके वित्त मंत्री के काल में ही ये आपकी शुरुआत हुई। और उसके बाद ही विदेशों से कोई वस्तु लाना या विदेशों वस्तु भेजना पहले इतना नहीं होता था 1991 से पहले, लेकिन उस 1991 के बाद में ये सभी आपके शुरू हुआ।
अगला क्वेश्चन आपके आया था कि प्रथम समाचार पत्र, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र पूछा था। वैसे आपको सभी ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र के साथ साथ हिंदी में कौन सा, बंगाली में कौन सा, अंग्रेजी में कौन सा, महात्मा गांधी का कौन सा पत्र चल रहा था, या किसी का भी जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उन सब का आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसी तरह बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। देखिए, प्रथम कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, उपग्रह है, इनसे संबंधित थोड़ा आपको जानकारी में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते। अगला देखिए, भारत ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध आपके अभी घरेलू श्रृंखला उस समय जब 24 फरवरी 2019 से पहले आपके अक्टूबर के आसपास हुई थी ये सीरीज, तो उस समय लगातार 6वीं घरेलू सीरीज जीती और लगातार 8वीं आपके टोटल सीरीज जीती। तो आपके ये क्वेश्चन ये आया था कि भारत ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध वर्तमान में कौन सी सीरीज जीती घरेलू सीरीज में। घरेलू सीरीज में क्वेश्चन था, तो घरेलू सीरीज का था छठा, लेकिन मैंने उसके साथ साथ में ये भी बताया है आपको कि वह कुल आपके विजेता में देखोगे भारत के विरुद्ध वेस्ट इंडीज, भारत ने जीती है वेस्ट इंडीज के विरुद्ध, और वो थी 8वीं सीरीज। लेकिन घर घर में 6 बार जीती, 2 बार वेस्ट इंडीज में जाकर भी भारत ने आपके टेस्ट श्रृंखला जीती थी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज देखोगे तो सबसे पहले क्रिकेट में सबसे सहसा यही था वेस्ट इंडीज। वर्तमान में वेस्ट इंडीज की टीम बिखर गई है, फिर भी कई खिलाड़ी जैसे क्रिस गेल जैसे अभी भी वेस्ट इंडीज को लेके चल रहे। तो देखिए, भारत ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 6वीं घरेलू सीरीज जीती और 8वीं कुल सीरीज में थी। अगला आपके क्वेश्चन आपके आया था दिवस से संबंधित, और दिवस से संबंधित पहले तो एयरफोर्स और नेवी का फेवरेट क्वेश्चन था, फिर भी हाल ही के दिनों में या हाल ही के एग्जामों में दिवस के क्वेश्चन कम हो गए। बाकी पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, उस समय लगभग एक दिवस का क्वेश्चन हमेशा था, लेकिन वर्तमान में कम हो गए। तो विश्व समुद्र दिवस क्वेश्चन पूछा था, और वह 28 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको उस समय जैसे एग्जाम होता है उससे थोड़े पहले दिवस को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं। वैसे जिस एग्जाम में जैसा करंट आता है उसी के अकॉर्डिंग दिवस भी आते हैं, क्योंकि ये फरवरी में एग्जाम था तो दिसंबर के आसपास के, जनवरी के, नवंबर के, अक्टूबर के दिवस पूछे जाते हैं। और ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन दिसंबर का वाला पूछा था, तो इसे दिसंबर वाले में आपको ऐसे याद भी रखने दिसंबर के सभी दिवस, जैसे 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऐसे आपको सभी दिवस ध्यान होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि सबसे छोटा पक्षी, विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो पृथ्वी पर पाया जाता है उसका नाम है हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पक्षी है। सीधा सा आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबा, ऊंचा, ये सब आपको ध्यान होना चाहिए कि विश्व में क्या क्या लंबा है, कौन सा बांध लंबा है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा बड़ा है। देखिए, लंबा अलग होगा, बड़ा अलग होगा, ऊंचा अलग होगा, ये सभी आपको थोड़ा जानकारी में रहना है कि कौन कौन से बांध है, कौन सी नदियां हैं, कौन से तालाब है, कौन से झील है, बड़े है, लंबे है। तो इस आधार पे आपके ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला आपके क्वेश्चन आया था कि भारत का पहला संसार उपग्रह, भारत का पहला संसार उपग्रह, संसार उपग्रह का नाम पूछा था। संसार उपग्रह, देखो एक मैं आपको ट्रिकली बता देता हूं कि एक तो है उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह, फर्स्ट उपग्रह पूछे तो उसका नाम है आर्यभट्ट, और अगर आपके संसार उपग्रह पहला पूछे तो उसका नाम है एप्पल। अगर इनमें आप देखोगे तो शुरुआत में दोनों ही आपके जो उपग्रह है उन दोनों की शुरुआत ए से होती, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए से शुरुआत होने वाली, तो ए से ही आर्यभट्ट होगा और ए से ही एप्पल होगा। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट है, लेकिन भारत का पहला संसार उपग्रह पूछे तो आपके एप्पल है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने आपके 24 फरवरी जो नेवी के एग्जाम में टिप्पणी पारी में क्वेश्चन आए, देखिए अभी यहाँ पे अपने 10 क्वेश्चन है, लेकिन इससे ज्यादा भी क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है कि अपने
पाई डिफेंस एकेडमी के जो भी स्टूडेंट होते हैं वही ओल्ड पेपर के क्वेश्चन ही वही लेके आते हैं, उन्हीं के द्वारा हम कलेक्शन करते हैं। तो हो सकता है इस पारी में भी पाई डिफेंस एकेडमी का कम स्टूडेंट हो, जैसे इसमें फुल फॉर्म का एक ही क्वेश्चन आया ब्रिक्स का, लेकिन यहाँ 3 फुल फॉर्म में आती है। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे आपके कंप्यूटर और साइंस का भी क्वेश्चन आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सभी जो क्वेश्चन आए हैं, अगर आप इन क्वेश्चनों को जितने याद रहे हैं, अगर उन ओल्ड पेपर के क्वेश्चन को भी आप अगर मिला दो एक बार, तो भी आपका बहुत सारा जीके तैयार हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपके आज इस एपिसोड को यहीं पूरा करता हूं। 24 फरवरी का जो दीप्ति पारी वाला पेपर यहीं खत्म करता हूं। इसके बाद में मैं 24 फरवरी का तृतीय पारी और चतुर्थ पारी का पेपर लेके आऊंगा। आप पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको यही वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।